टाइप्स ऑफ रेशियोज की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पहले हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे एक चीज करते हैं, जो कि है, अब उसको इस चीज से जान लें कि हमारे पास फॉर सपोज रेशियो होते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। अब रेशियो का इस फॉर्म में होना, इसके टाइप्स होते हैं, फिर भाई कि किस टाइप्स में हम इसको कंसीडर करें, किस में नहीं, वगैरह वगैरह। तो पहली जो चीज़ मैं आपको एक बेसिक लेवल की बता दूं कि हमारे पास सबसे ऊपर एक मतलब ईगल व्यू जिसको बोलते हैं ना, हम अगर ऊपर से देखें इसको, तो रेशो के अंदर हम कह सकते हैं रेशो या तो फिर इक्वालिटी का होगा, इक्वालिटी, या रेशो होगा इनइक्वालिटी का, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। इक्वालिटी का है, इसका मतलब है ए और बी जो है ये दोनों इक्वल होंगे इस रेशो के अंदर। कहने का मकसद है कि फॉर सपोज कोई भी रेशो हो गया 5:5, 6:6। अब आप देखें 7:7, 100:100, ठीक है। तो ये आपके जो पहला टर्म है, यानी कि जिसको हम क्या बोलते थे, पहली टर्म और सेकंड टर्म, क्या बोलते थे हम पहली और सेकंड टर्म को, एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट। ये एंटीसीडेंट होती थी हमारी और ये कंसीक्वेंट होती थी। तो एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट हमारी रेशो के अंदर दोनों टर्म्स सेम होती हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 7 आएगा, सेम होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं इक्वालिटी का रेशो है ये। फिर आता है हमारे पास, अच्छा ये साथ के साथ जल्दी से जल्दी ये नोट डाउन और कवर अप कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें फिर चीज़ें मिटा के और भी चीज़ें शामिल करूंगा। तो साथ के साथ नोट डाउन और समझने की कोशिश करें पूरा सा। तो इनइक्वालिटी के अंदर आते हैं, तो कोई भी रेशो होगा A:B, इसका मतलब है ए और बी इक्वल नहीं होगा, इनइक्वालिटी का मतलब इक्वल नहीं होगा, या ए बी से बड़ा होगा या ए बी से छोटा होगा। ये दोनों केस हो सकते हैं, इसके अलावा तो और कोई केस नहीं हो सकता हमारे पास, ठीक है। तो इनइक्वालिटीज के अंदर फिर दो तरह की आती है कि अगर ए बी से बड़ा है, फॉर सपोज मैं यहाँ कह दूँ 13:4, और यहाँ लिख दूँ मैं 7:9। अब आप ये बताएं, आपको पता है ये है एंटीसीडेंट, ये है कंसीक्वेंट, यानी कि हम इसको ए कंसीडर कर लिया फॉर सपोज, इसको बी। अब ये केस कौन सा है कि ए इज ग्रेटर देन बी, 13:4 से बड़ा होता है, तो ये इसको हम बोलते हैं ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशो, या फिर रेशो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। ये जो हमारा पहला रेशो है, ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशो या फिर रेशो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। इसी तरह अगर आप ये देखें, हमारा ये ए ले लें यहाँ पर और इसको बी ले लें, तो यहाँ पर ए इज स्मॉलर देन बी, यानी कि एंटीसीडेंट, यानी कि पहली टर्म जो है हमारी वो छोटी हो सेकंड टर्म से हमारी, तो इसको हम कहते हैं लेस इनइक्वालिटी रेशो, या रेशो ऑफ लेस इनइक्वालिटी। ये समझ आ गई बात? आगे चलें। ओके, वेरी गुड। ये तो हमने बात कर ली इनइक्वालिटी, ये बहुत बेसिक के ऊपर बात की। अब हम एक चीज करते हैं जिसका नाम है कंपाउंड रेशो। अच्छा, कंपाउंड रेशो से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। कंपाउंड रेशो से रिलेटेड के, कंपाउंड रेशो जो होता है, पहले तो हम कंपाउंड रेशो देख लेते हैं। कंपाउंड रेशो का मतलब है कि दो रेशो दिए हुए, फॉर सपोज आपको A:B दिया हुआ था एक, और एक रेशो दिया हुआ था C:D। अब वो बोल रहे हैं इसका कंपाउंड रेशो निकालो, ठीक है, इसका कंपाउंड रेशो निकालो। अगर हम कंपाउंड रेशो निकालने पे आए इसका, तो हमने सिर्फ क्या करना है, बहुत ही इजी स्टेप है, हम सिर्फ एंटीसीडेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, तो ये हो जाएगा A×C, और जो हमारे पास कंसीक्वेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, B×D। तो हमारे पास क्या आंसर आया इन दी एंड? हमारे पास इन दी एंड आंसर आया AC:BD। यह है कंपाउंड रेशो निकालने का तरीका। फॉर सपोज अब मैं आपको एक बात बताता हूँ
कि अगर आपको दिया हुआ है कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, जो कि इस तरह हो जिसमें 3 रेशो दिए हो, A रेशो B, C रेशो D, E रेशो F, ये 3 रेशो गिवन है, आपको बोला गया है कि इन तीनों का कंपाउंड रेशो निकाल दो। तो आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो एंटीसीडेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना आपस में, यानी कि फर्स्ट टर्म्स, जितने भी फर्स्ट टर्म्स हैं रेशो की, तो ये हो जाएगा A मल्टीप्लाई बाय C मल्टीप्लाई बाय E, ठीक है। बीच में हम रेशो का साइन लगा देंगे और फिर हमारे पास जो कंसीक्वेंट्स हैं तीनों, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो ये हो जाएगा B मल्टीप्लाई बाय D मल्टीप्लाई बाय F। तो हमारे पास एंड जो रिजल्ट आएगा वो होगा BDF इधर इस साइड पे, और इक्वल टू के इस तरफ हो जाएगा हमारे पास ACE। ये हो गया हमारा कंपाउंड रेशो इन 3 अलग रेशोज का। ये 3 अलग रेशोज है, इनका कोई आपस में रिलेशन तो नहीं वैसे, लेकिन हम कह सकते हैं कि हमने इसका क्या कर दिया है, इसका कंपाउंड रेशो निकाल दिया है। ये वन ऑफ द टाइप ऑफ द रेशो है, कंपाउंड रेशो, ठीक है। ये समझ में आ गई? जी, क्वेश्चन है कोई? क्या क्वेश्चन है, पूछे। आपको अनम्यूट करूं मैं? आपको अनम्यूट कर देता हूँ, आप बात करें, वैसे पूछ ले मुझसे जो क्वेश्चन है आपका। जो आपने कंपाउंडेशन के इक्वल टू करा हुआ है वो तो आपने ए बी रेशियो सी डी करा हुआ है, तो आपका आंसर तो ए सी रेशियो बी डी आएगा ना। जी बच्चे, कौन से वाले की बात कर रही हैं आप, पहले वाले की? कंपाउंड रेशियो सेकंड। आप इसकी बात कर रही हैं, ये जो हमने ये वाला किया है जो 3 रेशोज के साथ थे, या ये वाला? नो सर, आपने जो टाइप्स ऑफ रेशियो की पिक इधर स्क्रीन पे शो करवा रहे हैं, जी जी इसमें जो कंपाउंड रेशियो आपने इक्वल टू करा है वो ए सी रेशियो बी डी होगा ना। जी जी बच्चे, मेरे ख्याल से ये गलत लिखा हुआ है। यस सर। जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही नोट किया यहाँ पर, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। ये पर होगा यहाँ पर AC रेशो BD, ठीक है। कंपाउंड रेशो क्या है, मतलब हम आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं जो भी हमारे एंटीसीडेंट्स होते हैं और कंसीक्वेंट्स होते हैं। ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। वेरी गुड, ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं हम। अच्छा, आगे मूव ऑन करने से पहले अब यहाँ पर हम, ये तो थी ऐसी चीज़ें जो कि हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, जिस तरह कंपाउंड निकालने का बोला जाता है, ठीक है, ये हमने निकाल दिया। अब अगर हमें बोला जाए कि फॉर सपोज कि और जो टाइप्स हैं बाकी, जिनका नाम है, जिस तरह हम लॉस वगैरह पढ़ते हैं अपने, इसी तरह हमारे पास एक रेशो होता है। अब मैं यहाँ से रेफर करूँगा सारे, डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो और ट्रिप्लीकेट रेशो तकरीबन सेम है, आपको देखते ही पता लग जाएगा कि फ़र्क क्या है। अगर आपके पास गिवन हो कि A रेशो B है आपके पास किसी भी चीज़ का, ठीक है, इन जनरल, और आपको बोला जाए कि इन दोनों का आपस में अगर हम स्क्वायर कर देंगे, A स्क्वायर भी कर दें और B स्क्वायर भी कर दें, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। इन रेशियोज को हम बोलेंगे आपस में इक्वल। ये जो प्रॉपर्टी कहलाती है, या ये जो टाइप्स ऑफ रेशियो है, इसको बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। अगर इसको हम एक देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है हमारे पास 2:3, ठीक है, और अगर इसी का 2 का स्क्वायर कर दें हम, 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे, 4, और 3 का स्क्वायर 9, तो 4:9। ये हो गया हमारे पास 2:3, ये हो गया 4:9। अब आपको देखने में तो ये वैल्यूज डिफरेंट ही लग रही हैं, ठीक है, ये आपको वैल्यूज डिफरेंट लग रही हैं, लेकिन इन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे किसी भी रेशो को किसी तरह, तो आंसर्स हमारे पास जो आएगा वो अलग तरह का होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो अगर मैं इसके थ्रू रेशो निकालूं, फॉर सपोज मैं कह लूँ ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं, तो हम क्या करते थे, इसका टोटल करते थे पहले, जो कि 5 आ रहा था नीचे रखते थे उसको, बॉयज़ के लिए हम ऊपर 2 रखते थे, और मल्टीप्लाई बाय जो ओरिजिनल नंबर होता था। ये मैंने क्या किया है,
ये मैंने आपको कल भी बताया था कि बॉयज का रखा जो इसका मैं निकाल रहा हूँ रेशो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशोज यानी कि सम कर दिया मैंने रेशो का, ठीक है, 3 + 2 5 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनमें से निकाल रहा हूँ मैं, तो इक्वल्स टू क्या हो गया ये 5 1 5 5 8 40 8 2 16। इसी तरह अगर आपको ये बोल देते ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं, ठीक है, और 40 क्या करते हैं हम लोग 40 ये हो जाएगा नीचे 13 आ जाएगा प्लस करके, ठीक है, और 13 आने के बाद हम ऊपर रख देंगे 4 जिसका हम निकाल रहे हैं। तो हम इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये आएगा हमारे पास 4 × 40 और डिवाइडेड बाय 13। इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 12.3 करके आएगा, लेकिन हम 12 ले लेंगे कि 0.3 बच्चे कोई नहीं होते, मतलब ये नहीं कह सकता कि आधा बच्चा है, और ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पर ये करने का मकसद ये था बताने का कि डुप्लीकेट का मतलब ये नहीं कि ये रेशो सेम है, मतलब आप ये कहेंगे कि भाई अगर हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो रेशो का जो एक क्राइटेरिया है वो सेम रहेगा, उन दोनों का आंसर सेम आएगा अगर हम इस रेशो की मदद से इन दोनों रेशोज की मदद से, मतलब या इस रेशो की मदद से या इस रेशो की मदद से आप कुछ करें तो आपके पास वो जो आप जिनमें से तकसीम करें वो सेम आएगा, ये जरूरी नहीं है, कहने का मकसद ये, ठीक है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें हम इसको इक्वल कर रहे हैं आपस में, इसको हम कहते हैं डुप्लीकेट रेशो, ठीक है, ये समझ आ गई बात। ओके, इसी तरह हमारे पास होता है एक ट्रिप्लीकेट रेशो। अब ट्रिप्लीकेट रेशो में क्या होता है, ट्रिप्लीकेट रेशो में हमारे पास सिर्फ इसकी जगह क्या होता है क्यूब हो जाता है, रेशो बी क्यूब, और ये इक्वल टू का साइन रेशो, ठीक है। ये है हमारे पास इनके आप कह लें प्रॉपर्टीज या फिर रेशो की टाइप्स। इसी तरह हमारे पास होता है फिर सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट, ये भी बहुत आसान है, बस आप यूं कह लें कि वहां पर पावर 2 लग रही थी और पावर 3 रख रही थी, यहाँ पर अब रूट की पावर 2 हो जाएगी और यहाँ पर ट्रिप्लीकेट में रूट की पावर 3 हो जाएगी। ये चीज क्लियर है, ये यहाँ पर बच्चे ये रूट की पावर 3 है, ये भी अंडर रूट की पावर 3 है, ये चीज क्लियर है आपको। ओके, अच्छा, एक कमेंसुरेबल और ये मैंने नॉन इनकमेंसुरेबल कभी पढ़ा दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि ये जो है अगर आप देखें इसको नोट करें तो ये हो जाएगा 2:3, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको निकालने बैठे इस वाले को तो ये तो एक इरेशनल नंबर आ रहा है, ठीक है, इरेशनल नंबर है ये, तो ये कोई पॉइंट्स में आएगा 0 पॉइंट डॉट 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 समथिंग कर काफी लंबा चलता रहेगा, और अंडर रूट 2 भी इसी तरह आएगा। तो इरेशनल नंबर्स के जो रेशो होते हैं उनको हम इनकमेंसरेबल रेशोज कहते हैं, और इसी तरह रैशनल नंबर्स यानी कि एक प्रॉपर इंटीजर आ रहा होगा इस तरह की वैल्यू, ठीक है, उनको हम कहते हैं कमेंसरेबल रेशोज। अच्छा, कंटिन्यूड रेशो का कल मैंने जिक्र कर दिया था वैसे तो, कंटिन्यूड रेशो क्या होते हैं कि किसी रेशो एक रेशो में दो से ज्यादा रेशो हो तो उनको हम कहते हैं कंटिन्यूड रेशो, ठीक है। यहाँ तक अब तक का ऊपर जितना मैंने समझाया ये क्लियर है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि हमारे पास A/B अगर लिखा हुआ है तो A वाला जो पार्ट है ये कहलाता है एंटीसीडेंट, और जो B वाला पार्ट है ये कहलाता है हमारा कंसीक्वेंट। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, एक बात करते हैं अभी हम। अच्छा, जो हम पहले कर रहे थे ना बच्चे, यहाँ पर इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि हम पहले कर रहे थे कंपाउंडिंग। कंपाउंड का मतलब तो आपको पता है ना, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एलिमेंट्स होते हैं और फिर कंपाउंड होते हैं, पढ़ा है ना ये आपने। एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं फिर एक कंपाउंड बनाते हैं, यानी कंपाउंड एक बड़ी चीज़ है, कंपाउंड किसी चीज़ का मिक्स होकर बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो हम कंपाउंड रेशो कर रहे हैं, कंपाउंड रेशो का मतलब था हम दो चीज़ों को आपस में मिला रहे हैं, उनका आपस में मिलाने का तरीका मैंने बता दिया कि एंटीसीडेंट एंटीसीडेंट से मिलता है, आपस में मल्टीप्लाई होता है, एंटीसीडेंट्स एंटीसीडेंट से मल्टीप्लाई होते हैं, और जो हमारे कंसीक्वेंट्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं।
अब यहाँ मैं बात कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। इसमें कंफ्यूजन हो जाती है लोग बच्चों को कि अगर मैं बोलूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और अगर मैं बोलूँ कंपाउंड को, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको कुछ यूं देखें इसको कि फॉर सपोज हमारे पास एक रेशो दिया हुआ है, ए रेशो बी और दूसरा सी के इक्वल कर दिया हमने सी रेशो डी, ठीक है। ये प्रोपोर्शन में आ जाता है। ये क्या था, मैंने आपको बताया था दो रेशोज अगर इक्वल के साइन में हो, ठीक है, दो रेशोज को अगर हम इक्वालिटी में ले आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए रेशो बी और इक्वल टू की जगह डबल रेशो लगा दें अगर हम, सी रेशो डी। ये दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। दो रेशोज को अगर हम आपस में इक्वल कर दें तो उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन, जो कि कल मैंने उसका जिक्र किया था। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे प्रोपोर्शन में की जाती है ज़्यादातर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। उसको कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मैंने आपको पहले कल ये जिक्र किया था इस बात का कि अगर हमारे पास फॉर सपोज एक रेशो है, जिस तरह का ये एक रेशो है, ठीक है, तो अगर ये रेशो हमारे पास गिवन हो तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, जो एंटीसीडेंट होता है वो हमारा, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी न्यूमरेटर बन जाती है और जो सेकंड टर्म है वो डिनोमिनेटर बन जाती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। इक्वल टू लगाया आपने तो इसकी भी आपने न्यूमरेटर, फर्स्ट टर्म न्यूमरेटर ले ली, सेकंड टर्म डिनोमिनेटर ले ली। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इजी हो गया। अब तो आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या है आंसर आपके पास, आपके पास आंसर आया ए इंटू डी, ठीक है, इक्वल्स टू बी इंटू सी। ये बहुत आसान सी चीज थी, ये आपने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर आप देखें कंपाउंड इंटरेस्ट और क्रॉस मल्टीप्लाई में फर्क, तो यहाँ पर तो पहले तो हम प्रोपोर्शन की बात कर रहे थे, ठीक है, वहां पर हम कंपाउंड रेशो बना रहे थे, ये प्रोपोर्शन की बात है। और इसमें देखें कर तो हम मल्टीप्लाई रहे हैं आपस में, लेकिन यहाँ पर किस तरह मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। फ्रैक्शन में करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आसानी रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर फ्रैक्शन में अगर हम नहीं मल्टीप्लाई करते, ठीक है, और आप उसको एज इट इज मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका मैं तरीका बताता हूँ। हम कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या कर रहे थे, एंटीसीडेंट को एंटीसीडेंट से मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन उसमें दो अलग रेशो थे। मतलब मैं उसमें कंपाउंड रेशो की अगर हम बात कर रहे थे तो उसमें ए रेशो बी दिया हुआ था और कॉमा था, कॉमा सी रेशो डी के दो अलग रेशो दिए हुए, इनका कोई आपस में रिलेशन नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर दो रेशो हैं और उनका आपस में रिलेशन है जो कि है इक्वल टू का, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आसान तरीका ये है कि आप फ्रैक्शन में करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। सेकंड तरीका ये है कि आप इसमें करें ये कि एंटीसीडेंट्स को आप दूसरे के कंसीक्वेंट से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जिस तरह हमारे पास आप कह लें एंटीसीडेंट्स को जिसके कंसीक्वेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि ए हो जाएगा ए इंटू डी इक्वल्स टू, आप फिर क्या करें, जो इनके इसका जो कंसीक्वेंट है वो इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्स्ट टर्म से, तो हो जाएगा बी इंटू सी। तो हमारे पास ये चीज़ ऑब्टेन हो गई। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप फ्रैक्शन करके कर लीजिएगा। अगर आपके एक मतलब एक प्रैक्टिस में आ जाएगी जब ये चीज़, तो आप इस तरह इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, वेरी गुड। अब यहाँ पर मैं लास्ट चीज एक कोट करूंगा जो कि है हमारी रेसिप्रोकल रेशो। ये आपकी शायद बुक में ना हो तो इसको जरा गौर से देख लीजिएगा, और बहुत आसान चीज़ है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। वो है रेसिप्रोकल रेशो। रेसिप्रोकल का तो आपको मतलब पता होगा कि रेसिप्रोकल में हम क्या करते थे, कोई भी अगर चीज़ बोली थी रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल होता था फॉर सपोज हमें अगर कोई चीज़ दी हुई है, आप यूं कह लें 3/2 कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसका बोले अगर रेसिप्रोकल कर दो भाई, ये रेसिप्रोकल करने को बोला है, तो हम क्या करते थे, न्यूमरेटर जो होता था उसको डिनोमिनेटर में ले आते थे और जो डिनोमिनेटर में होता था उसको न्यूमरेटर में ले आते थे। तो ये हो जाता था हमारे पास 2/3
3, ये इसका हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल। इसी तरह अगर हम बोले हमारे पास एक रेशो दिया हुआ है, ठीक है, फॉर सपोज आप रेशो ले लें यहाँ पर x रेशो y, और कहा जाए कि x और y जो है ना 0 के इक्वल नहीं है। अगर 0 के इक्वल हो गए तो फिर ये रेशो नहीं रहेगा ना। तो x और y हमारा रेशो है कोई भी, ठीक है। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें, यानी कि 1/x रेशो 1/y, यानी कि इस रेशो को हमने क्या किया, रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर दिया। रेसिप्रोकल करने का तरीका क्या है, आपको पता है x अगर लिखा हुआ है तो x का मतलब होता है x/1, ठीक है। अगर आप कोई भी नंबर लिखते हैं 3 तो उसके नीचे अपॉन 1 तो होता है ना, लेकिन 1 हम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि किसी चीज को भी 1 से डिवाइड करो तो वही नंबर ओरिजिनल आ जाता है हमारे पास। तो यहाँ पर x/1, x/1 का आप रेसिप्रोकल करें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/x। इसी तरह हमने दोनों के साथ किया। तो हमने जब इन दोनों का रेसिप्रोकल किया रेशोज का, तो अब क्या होगा, अगर आप गौर से देखें तो इस रेशो को हम अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, सिंप्लीफाई करने के बाद, तो अब आप गौर से देखें हमारे पास ये रेशो हो जाएगा y/x। अब आप यहाँ पर अगर गौर करें कि हमारे पास पहले x एंटीसीडेंट था और y कंसीक्वेंट था। अब यहाँ पर y हमारे पास एंटीसीडेंट हो गया है और x हमारे पास कंसीक्वेंट हो गया, और ये हमारे फर्स्ट टर्म बन गई है, ठीक है। एंटीसीडेंट जिसको हम बोलते हैं, इसका बोलते हैं हम इनवर्स रेशो, यानी कि रेशो का इनवर्स हो गया है। मतलब हमारे पास पहले ये रेशो था, इसका जब हमने रेसिप्रोकल लिया तो हमारे पास इसका इनवर्स रेशो ऑब्टेन हो गया। कौन सा रेशो, इनवर्स, ये हमारा इनवर्स रेशो ऑब्टेन हो गया, ठीक है। अगर इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेशो है 7/5, ठीक है। इसको हम मैं आप ये वाला जो चीज़ है ना, अभी ये वाला मैं दूसरे मेथड से करके दिखाता हूँ। ये तो मैंने आपको करके दिखा दिया नॉर्मल वाले मेथड से। अगर आप इसको दूसरे मेथड से करेंगे तो मैं आपको थोड़ा वो अजीब सा लगेगा, आपको समझ में ना आए, लेकिन उसको जल्दी से समझ लेते हैं। 7/5 का अगर इन्वर्स करें तो 1/7 रेशो 1/5, ठीक है। और इसको फिर हमने क्या किया, इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा 5/7। आप देखें 5 पहले यहाँ पर कंसीक्वेंट था, यहाँ पर एंटीसीडेंट बन गया। अब अगर मैं इसी चीज को दूसरे मेथड से करूँ, दूसरे मेथड का मतलब है कि 7/5 का मतलब है, मैंने आपको क्या बोला था, 7/5 हो जाएगा ये, और अपॉन का मतलब होता है डिवाइड। तो मैं इस चीज को ये भी तो कह सकता हूँ कि 7/5 कह सकता हूँ, नहीं कह सकता, ठीक है। 7/5 इसका मतलब ये होता है। तो अगर मैं बोलूँ इसका इन्वर्स कर दिया हमने तो ये हो जाएगा 1/7, ठीक है। ये चीज डिवाइडेड बाय 1/5, या आप इसको यूं भी लिख सकते थे 1/7 अपॉन 1/5, लेकिन ये अपॉन इस तरह लिखता तो ये मुश्किल हो जाता आपके लिए, तो मैंने इसको इस तरह लिख दिया डिवाइड। अब जब हम अपनी बेसिक नॉलेज में जाते हैं और तो ये डिवाइड का जब होता है साइन, जब इसको हम उल्टा करते हैं तो हमारे पास ये चीज ऑब्टेन हो जाती है। इसको हम फिर 5/7 लिखते हैं। ये चीज समझ में आ गई। ये चीज मैंने जो की है ये सिर्फ समझाने के लिए की है, आप इसको इसकी तरह ही देखें। ये जो चीज है ये समझ में आ गई आपको कि इनवर्स रेशो कैसे बन रहा है हमारा। वेरी गुड। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। इसमें हमने ये टाइप्स ऑफ रेशोज जितने भी थे ये हमने सारे कंपाइल कर लिए, और प्रोपोर्शन के कुछ रेशोज का एक दो चीज़ें देखी, इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज के हैं वो आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और जो आपकी थ्योरी है वो थ्योरी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जिस तरह के लास्ट मैंने आपको बोला था कि प्रोपोर्शन तक आपने पढ़ना था, लेकिन आज कल जब आप अगली जो क्लास होगी इंशाल्लाह उसमें आपने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन तक पढ़ना है पूरा। सही है। तो आज की क्लास इतने ही बच्चे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।